हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर। आज है दोस्तों 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके बाद हम देखेंगे उसका डिटेल में एनालिसिस। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में, जिसमें है सबसे पहले नारी वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन का उल्लेख किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया है। तो ये किया है अनुच्छेद नंबर 82 में। अनुच्छेद 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनर्संयोजन के लिए परिसीमन अधिनियम बनाने की शक्ति देता है। ठीक, यानी कि टाइम के हिसाब से जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके लिए जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, तो उनकी भी सीट अकॉर्डिंगली बढ़ती है। इसी क्रम में महिला आरक्षण का पूर्ण कार्यान्वयन इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में फैक्ट, क्योंकि आज के लिए चर्चा में भी है तो आप जान सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। तो आधिकारिक नाम इसका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 से रिलेटेड है। अब इसको तुम रट लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अधिनियम है वो किस संविधान संशोधन का पार्ट है, कौन सा संविधान संशोधन नंबर है। अब देखें इसके बाद आरक्षण का प्रतिशत। इसमें आरक्षण का प्रतिशत लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षित सीटें देता है, प्रदान करता है इस संशोधन के आधार पर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे राज्यसभा भी दे देगा ऑप्शन में। ठीक, राज्यसभा भी दे देगा, लेकिन राज्यसभा में तो इसका प्रावधान है ही नहीं। ठीक, तो ये ध्यान रखना हमेशा, राज्यसभा में ये नारी शक्ति वाला अधिनियम नहीं चलेगा। ओके, ये ओनली लोकसभा के लिए है और राज्य की विधानसभाओं के लिए और दिल्ली की विधानसभा के लिए है। अब बात करते हैं इसमें कोटा। तो कोटे के भीतर कोटा यानी कि ST महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित सीटों में भी 33% इसी के भीतर शामिल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से दिया जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है इसमें SC ST महिलाओं के लिए। सवारी इनकी कितनी रहेगी, ये इनकी रहेगी 15 साल। ठीक, 15 साल बाद इसके बाद फिर से क्या होगा, संसद इसे आगे बढ़ा सकती है। अभी फिलहाल 33% ये 15 साल के लिए लागू हुआ है। अब बात करते हैं सीटों का रोटेशन। तो सीटों का रोटेशन कैसे होगा, प्रत्येक परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों को यहाँ पर बदला जाता है। आप सभी को पता है परिसीमन लगता है जब परिसीमन आयोग के बाद, तो उसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की सीटें यहाँ पे बढ़ती हैं। तो बहुत टाइम से बढ़ी थी, 1976 से लग रहा था ये, तो अब जाके 2026 में डिलिमिटेशन बढ़ने वाला है, इसके बाद सीटें बढ़ने वाली। अब देखते हैं अधिनियम का परिचय और मुख्य प्रावधान के साथ। यहाँ पे प्रस्तुति हाल ही गए तो हेडिंग थोड़ा चेंज करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं। प्रस्तुति यहाँ पे सितंबर 2023 में हुई थी, संसद में विशेष सत्र के दौरान हुई थी, नए संसद भवन में पेश किया गया था। पारित होना यहाँ पे लोकसभा में 20 सितंबर और राज्यसभा में 21 सितंबर को सर्वसम्मति से पारित ये हो गया था। और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको कब मिल गई थी, 19 सितंबर 2023। तो ये डेट जो दोस्तों ये है ना 29 दिसंबर 2023, ये याद कर लेना, रट लेना, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि उत्तराखंड के एग्जाम में ज्यादा पूछने को मिलता है, जैसे कि UKPSC के रिलेटेड एग्जाम में। अब बात करेंगे अप्रैल यानी कि हाल या घटनाक्रम और विशेष सत्र की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अधिनियम का लागू होना यहाँ पे दिखाता है, जैसे हुआ क्या था, सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी 16 अप्रैल 2026 से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को प्रभावी यानी कि फोर्स से माना है। इसमें क्या हुआ, 13 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर इसे कार्यान्वयन की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसके बाद होता है 16 से 18 अप्रैल 2026 को विशेष सत्र बुलाया गया इसी के लिए। और सरकार ने क्या किया, आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए जो पहले जनगणना परिसीमन के यानी कि 2034 तक टल रहा था, यहाँ पे 3 नए संशोधन विधेयक क्या है पास विधेयक यहाँ पे पेश किए। अब देखो ये जो संशोधन ये नारी शक्ति वाला है ना, ये होना था जब डिलिमिटेशन हो जाता, यानी कि जितनी संख्या में सीटें बढ़नी थी उतनी बढ़ जाती, तो उसमें 33% का आरक्षण। मान लो अभी सीट कितनी है, 543 है, 552 है ना। वैसे तो 543 तो अभी करंट में है, बट टोटल वैसे देखा जाए तो उनके लिए जो वैकेंसी है लोकसभा के लिए 552 सीट है, तो वो बढ़ के कुछ 888 या 800 कुछ होती, मतलब 800 समथिंग कुछ होती। वो होती कब, जब डिलिमिटेशन लग जाता है, यानी कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ जाती और कि ये बोल देते 700 या 800 सीट, जितनी भी फिक्स सीट उतनी सीट बढ़नी होती। मान लो 800 सीट बढ़ती, अब 800 सीट पे क्या होता ना, 33% यहाँ पे रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा जाता। ये तब की बात थी,
लेकिन यहाँ पर क्या किया गया सरकार द्वारा, यानी कि मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ पर इसके साथ साथ दो नए संशोधन विधेयक पेश किए गए दोबारा से, यानी कि 16 से 18 अप्रैल के लिए यहाँ पे लागू करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, नया प्रस्ताव जब आया तो लोकसभा की सीट जो 543 से बढ़कर 816 करने और विधानसभा सीटों को इतने से लेकर इतने करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि बिना मौजूदा संसद पुरुष सांसद सीटों को कम किए महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ पे दिया जा सके। कहने का मतलब क्या था, अगर ये अभी कर देते 543 सीटों में अगर महिलाओं की सीट 33% अगर आरक्षित कर देते, घोषणा कर देते, इनको बना देते, तो यहाँ पर क्या होता, 543 में से तो भैया फिर इसका 33% में तो जो अभी करंट में पुरुष हैं, मेल है जो पॉलिटिशियन है, उनको हटाना पड़ता, क्योंकि 33% पूरे करने के लिए, क्योंकि पहले से तो मौजूद हैं ही, भरे हुए हैं। तो इन्होंने क्या करना चाहा कि इन्होंने 543 सीटों को बढ़ा के 816 करना चाहा, और ये लोकसभा की विधानसभा की सीटें इतने बढ़ा के इतना करनी चाह रहे। ठीक, तो यहीं से क्या होता है, विवाद स्टार्ट होता है, जिसका जो रिजल्ट है वो हुआ क्या, संसद में 18 अप्रैल को, कल नहीं 18 अप्रैल को ये होता है देर रात चर्चा। 17 अप्रैल की रात 1 बजे तक संसद में इस पर गहन बहस चली है, और मतदान जो कल 18 अप्रैल को लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर वोटिंग यहाँ पे देखने को मिली है, जिसका परिणाम क्या होता है, 298 पक्ष में पड़े वोट और 230 वोट क्या पड़े, विपक्ष यानी कि विरोधी, ये इसके तौर पर पड़े, जिसके कारण क्या होता है, विधेयक यहाँ पे गिर जाता है। ओके, यहाँ पे चूंकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत, यानी कि यहाँ पे उपस्थित संख्याओं का 2/3, यानी कि जो ये संविधान संशोधन होता है ना, इसके लिए विशेष बहुमत से पास होना चाहिए बिल, वरना यहाँ पे ये विधेयक पास नहीं हो पाता। तो इसी कारण 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया, तो जिसके कारण बल की कमी, संख्या बल के कारण क्या हुआ, ये पारित नहीं हो पाया। अब इसमें क्या जो लिंक्ड बिल थे, यानी कि इसके अलावा जो दो बिल थे परिसीमन के साथ साथ, यूटी कानून संशोधन, यानी ये जो यूनियन टेरिटरी वाले कानून संशोधन विधेयक थे, ये भी, इन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ओके, और लास्ट में प्रधानमंत्री संबोधन देते हैं कि विधेयक गिरने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा डालने का आरोप लगाया। तो करो, चलो करती है सरकार। ओके, अब ताजा अपडेट क्या रहे हैं इसके, तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कानून बन चुका है और लागू है। ठीक है, लेकिन लागू भी है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे जो सीटों का, अब क्या है ना, सरकार को चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। 18 अप्रैल को जो विधेयक गिरा है और इसे जल्द लागू करने और सीटें बढ़ाने के लिए एक संशोधन प्रस्ताव था, ये वर्तमान स्थिति में इसी के कारण क्या हुआ है, ये आरक्षण पुरानी शर्त है, अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसमन के बाद ही धरातल पर उतरेगा। कहने का मतलब है कि अब इसमें कुछ नहीं हो रहा, अब जब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद जितनी सीटें बढ़ेंगी, तो उसके बाद ही उन बढ़ी हुई सीटों में ही इसका आरक्षण का ये अप्लाई होना है। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हालिया आंकड़ों के अनुसार 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई, तो ये 5.1% दर्ज की गई। श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारी दर फरवरी के 4.9 से बढ़कर कितनी हो गई है, मार्च में 5.1 हो गई है, जो अर्थव्यवस्था में श्रम भागीदारी के रुझानों को दर्शाती है। इसके बाद बात करें, सीबीएसई द्वारा शैक्षणिक संस्थान 2025-26 के परिणामों में किस नीति के तहत दक्षता आधार शिक्षा पर जोर दिया गया है, तो ये दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर। अब बात करते हैं हम पुरानी शिक्षा नीति की, जो कोठारी आयोग की थी शुरुआत में 1964 से 66 के बीच की। तो इस आयोग ने भारत की जो पहली आधुनिक शिक्षा नीति की नींव रखी थी। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा को लोकतंत्रीकरण करना था और उसे उत्पादकता से जोड़ना था। सबसे पहले जो शिक्षा आयोग या शिक्षा नीति रखी गई थी, वो कोठारी आयोग रखी गई थी, इसको याद कर लेना। इसके सिफारिश के लिए, सिफारिश की क्या थी, इसने पूरे देश के लिए 10+2+3 ढांचे, यानी कि 10, 12 और ग्रेजुएशन में 3 साल, ये इसका स्ट्रक्चर का सुझाव दिया था। समान स्कूल प्रणाली में सभी बच्चों के लिए समान स्कूल प्रणाली, जिसपे कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने पर जोर दिया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाने की वहाँ पे बात की थी। बजट की बात करें तो 6%, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का 6% इस पर खर्च होना सुझाव दिया गया था। अब इसके बाद आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आती है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य शैक्षिक असमानताओं को दूर करना और विशेष रूप से महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए समान अवसर यहाँ पर प्रदान करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक
सुविधाएं जैसे कि चौक, डस्टर, कमरे, इनको सुनिश्चित करने इसे शुरू किया गया था इस शिक्षा नीति के तहत। नवोदय विद्यालय का भी यहाँ पे शुरुआत इसी शिक्षा नीति के तहत हुई थी। और केंद्रीय ढांचा जो कि पूरे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम लागू यहाँ पे करने का लक्ष्य रखा गया। इसी क्रम में इग्नू जो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने और मुक्त विश्वविद्यालयों को मजबूत करने पर बल यहाँ पे दिया गया। अब इसी क्रम में देखते हैं जो आज की मतलब इससे पहले जो थी लास्ट की शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा नीति नहीं, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, 2009 में। राइट टू एजुकेशन, ये क्या है ना, ऐतिहासिक कानून है जो क्या है शिक्षा को एक कानूनी गारंटी बनाता है, यानी कि कानूनी अधिकार है बच्चों का। कितने बच्चों का? 614 तक के वर्ष के बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी है और उनका अधिकार भी है बच्चों का। 21A, आर्टिकल 21A में, यानी 21 है तो भैया अब तो ये क्या है, मूल अधिकार है उनका, ठीक है। इसके तहत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार यहाँ पे बनाया गया है ताकि शिक्षा सभी को मिल सके। 25% आरक्षण यहाँ पे किसको दिया गया है? निजी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण यहाँ पे की गई है। और दंड पर रोक की बात करें तो बच्चों को शारीरिक दंड देना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की शिक्षा नीति के ऊपर जो कि 2020 की है। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 साल 1986 की नीति को बदला गया है। इसमें नए ढांचे की बात करें तो 10+2 के साथ अब 5+3+3+4 का यहाँ पर शैक्षिक ढांचा यहाँ पे लागू होगा। मातृभाषा की बात करें तो कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने की प्राथमिकता यहाँ पे की गई है। और कौशल और कोडिंग की बात करें तो कक्षा 6 से ही क्या किया गया है, व्यावसायिक कोर्स यानी कि वोकेशनल कोर्स है और कोडिंग सिखाना यहाँ पे शुरू किया है। परख, अब परख क्या है ना, बच्चों के समग्र मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित यहाँ पे करने का प्रावधान किया गया है इसके तहत। और उच्च शिक्षा की बात करें तो ग्रेजुएशन को 4 साल का किया गया है और इसमें क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा यहाँ पे दी गई है और एमफिल को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। होर्मुज जल डमरू को जो हालिया यूएसए ईरान तनाव के कारण चर्चा में किन दो जल निकायों के बीच किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये जल डमरू वैश्विक तेल व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान और अमेरिका से के बीच तनाव का सीधा असर आपकी आपूर्ति पर देखने को मिलता है। बात करते हैं भारत मई 2026 में किन दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी यहाँ पर करने वाला है? सो ब्रिक्स और क्वेड की यहाँ पर करने वाला है मेजबानी। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है इसने 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना कर दिया है? तो ये किया है 6.5%। अब बात करते हैं IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है। स्थापना इसकी 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में के दौरान की गई थी और इसे 1945 से कार्य करना यहाँ पर शुरू कर दिया। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश की बात करें तो 190 सदस्य देश यहाँ पे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यहाँ पर सुविधाजनक बनाना। अब बात करते हैं ऋण सुविधा की। तो ये उन सदस्य देशों को कर्ज देता है जो भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस पेमेंट्स के संकट का सामना कर रहे होते हैं। बात करते हैं मुद्रा यानी कि SDR की। तो IMF की अपनी एक विशेष मुद्रा इकाई है जिसे SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है या पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है और नेतृत्व इसकी प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि क्रिस्टियना जॉर्जिवा ये है। इसी क्रम में देखें प्रमुख अर्थशास्त्री तो भारत की गीता गोपीनाथ इसकी प्रथम उप प्रबंधक यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे है। निगरानी की बात करें तो ये दुनिया भर के अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की निगरानी यहाँ पे करता है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन। हाल ही में सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये लिया बिहार के रूप में, बिहार राज्य के रूप में। कोरबा यानी कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में किस पावर प्लांट में एक बड़ी त्रासदी हुई जिसे औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल यहाँ पे उठे हैं? तो ये उठी है वेदांता पावर प्लांट जो कि इस हादसे में क्या सुरक्षा मामले जो फैक्ट्री के एक्ट है और आपदा प्रबंधन की तैयारी है उसकी समीक्षा को निवारण यहाँ पे बना देता है। जाहिर सी बात है
तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य की। तो इसके गठन की हम बात करेंगे तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था इसका गठन। हमारा 9 नवंबर 2000 को हुआ, तो हमसे ठीक 8 दिन पहले इनका भी हुआ था। ये 26वां राज्य बना था और हमारा उत्तराखंड 27वां राज्य यहाँ पे बना था। अब बात करेंगे इसकी जो सीमा राजधानी है वो नवा रायपुर यानी कि अटल नगर इसको इसकी राजधानी है। सीमाओं की बात करें तो भू आवेष्टित यानी कि लैंडलॉक राज्य है, जिसकी 7 राज्यों से सीमाएं मिलती है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि ये समुद्र से टच नहीं होता। ये देखो मैप है छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ क्या होता है, बस राज्य से टच होता है, किसी बाहर के समुद्र से टच नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे भौगोलिक आकृति इसकी समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स जैसा यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, देख रहा है, ये जैसे इसका मुंह हो गया, ये इसकी पूंछ हो गई है, ठीक है, ऐसे करके। बात करेंगे राज्य के प्रशासनिक, तो विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 11 हैं, राज्यसभा की 5 है। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी और प्रथम राज्यपाल दिनेश नंद सहाय ये है। प्रतीक की बात करें तो राज्य पशु वन भैंसा वाइल्ड बफेलो है, जो कि ये होता है ऐसे बीइंग स्टीन बड़े बड़े होते हैं। राज्य की पक्षी यहाँ पे पहाड़ी मैना होती है। राज्य की पृष्ठ स्थाल होता है और राज्य की गीत है अरपा पैरी ये धार। लेखक इसके हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसी क्रम में अर्थव्यवस्था खनिज की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। खनिज की बात करें तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ टिन का उत्पादन होता है, जहाँ कोयला और लौह अयस्क के आयरन और के भारी भंडार भी देखने को मिलते हैं। उद्योग की बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट जिसकी रूस की सहायता से, अच्छा क्वेश्चन में आ जाता है भाई, भिलाई जो औद्योगिक प्लांट है भिलाई, या कोई सा भी दे देगा तो वो उसके बारे में तो देखो सभी ने राज्यों के नाम पे रट रखे कि कौन सा राज्य में कौन सा है, लेकिन अब क्या पूछता है ना, कॉन्सेप्ट का ट्रेंड चेंज हो गया। वो ये पूछता है कि वो प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो ये लगाया गया है रसिया यानी कि रूस की सहायता से। अब बात करेंगे संस्कृति और पर्यटन की, तो लोक नृत्य की बात करें तो पंथी पंडवानी जो कि तीजन बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार ये हैं, और राउत नाचा और कर्मा यहाँ के लोक नृत्य हैं। बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की, तो इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इसी क्रम में देखें तीरथ जलप्रपात तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मंदिर की बात करें तो भोरमदेव मंदिर जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहलाता है। अब प्रमुख नदियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहते हैं। उद्गम इसका धमतरी के सिहावा पहाड़ी से होता है। शिवनाथ की बात करें तो शिवनाथ नदी तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी की बात करें तो बस्तर संभाग की प्रमुख नदी है। इसी क्रम में देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे बस्तर तो इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। त्रिपुर की बात करें तो प्राचीन काल में दक्षिण कोसल की राजधानी ये थी, और यहाँ लक्ष्मण मंदिर यानी लाल ईंटों से निर्मित ये प्रसिद्ध मंदिर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क हैं। अब बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की, तो मार्च 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक के आधारित मुद्रास्फीति के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, तो ये है पश्चिमी एशियाई संकट के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि। इसी क्रम में देखें आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली से तरलता निकालने के लिए हाल ही में किस उपकरण का उपयोग यहाँ पे किया है, तो ये किया है 7 दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है। इसी क्रम में देखें इसरो की हालिया रिपोर्ट ISSAR 2025 के अनुसार भारत के कुल कितने अंतरिक्ष यान मौजूद हैं अंतरिक्ष में, तो यह 144 अंतरिक्ष यान भारत के मौजूद हैं अंतरिक्ष में। इसी क्रम में देखें इसरो के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो कि इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन इससे पहले 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको पहले इनको इनकोस्पर कहा जाता था। संस्थापक इसके डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। बेंगलोर में इनका हेडक्वार्टर है, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में। इसी क्रम में देखिए नोडल विभाग की, तो अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो सीधे क्या प्रधानमंत्री के अधीन आता है। अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर वी नारायण इनके हैं अभी हाल ही में, और 2026 में ही क्या हुए अपॉइंट हुए हैं। मुख्य केंद्र की बात करते हैं तो VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम, रॉकेट निर्माण यहाँ पे होता है। SDSC जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का मुख्य लॉन्चिंग साइट ये है। और URSP यानी कि UR राव उपग्रह केंद्र, जो कि बेंगलोर में सैटेलाइट यहाँ पर निर्माण होती है। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, आदित्य L1 मिशन को जो अभी भी सक्रिय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका क्या है ना, सूर्य का अध्ययन करना यहाँ पे है, क्योंकि आदित्य नाम सूर्य का ही हो सकता है, ऐसे रिलेटेड रखते हैं।
अब बात करते हैं हाल ही में वन्य जीव संरक्षण और अवैध शिकार विरोधी प्रयास के लिए WWF पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? तो ये अनीता चौधरी को किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कल भी पूछा था ये कुछ क्वेश्चन। अब बात करें इसी क्रम में फिक्की, जो कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अनंत स्वरूप को। ओके, अनंत स्वरूप। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने वैभव सूर्यवंशी। इनका नाम बहुत चल रहा है आजकल। तो ये हो गए दोस्तों 15 अप्रैल, आज के 15 अप्रैल नहीं, आज के 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के। ओके, अब हम बात करेंगे, ये भी हो गए थे वैसे, इनको देख सकते हैं आप, इनको मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो वहां से देख लेना, रोज याद करते रहो, क्या दिक्कत है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि है स्टैटिक जी के पोर्शन। आज हम बात करेंगे विश्व और भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं। तो हम पहले नजर डालते हैं विश्व की प्रमुख पर्वतमालाओं की। तो सबसे पहले है एटलस। अच्छा, एंडीज की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक, जो कि क्या है, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी, यानी कि 7,000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है लगभग। सर्वोच्च जो शिखर है इसका, ये एकांका गुआ में है। ओके, बात करते हैं इसी में रॉकी पर्वत की, तो पश्चिमी भाग में स्थित है, और सर्वोच्च शिखर इसका माउंट अल्बर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से महाद्वीप में है? तो ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये सबसे लंबी है, आप सभी को बता दिया, लेकिन इसका एक फैक्ट और ये भी है कि ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ, अब देखो साउथ अमेरिका का मैप जैसे ये है, तो इसके पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट के साथ साथ क्या है, 7 देशों के साथ है, इसमें 7 देशों के साथ फैली हुई है। अब बात करते हैं इसके बाद रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत की बात करें तो ये भी क्या है, ये साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है, और ये पश्चिमी हिस्से में स्थित ये है फोल्डेड माउंटेन है, ठीक, फोल्डेड, जो कि वलित पर्वत श्रृंखला कही जाती है, जो कि हमारे हिमालय भी क्या है, फोल्डेड माउंटेन ही है। अब बात करते हैं ये कनाडा, जो ऊपर कनाडा है, कनाडा से लेके कोलंबिया तक ये फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक क्या है, फैला हुआ है। इसकी बात करें तो सर्वोच्च शिखर इसका माउंट अल्बर्ट है, और मिसौरी और कोलोराडो जैसी महत्वपूर्ण यहाँ से नदियां भी निकलती हैं इस पर्वत शिखर से, पर्वतमाला से। अब बात करते हैं एटलस पर्वत की, तो यहाँ पे है एटलस पर्वत। अब बात करें इसकी, तो ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब चीजें आती है। बात करते हैं इसकी तो जो सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर यहाँ से अलग करता है, ठीक है, ये एटलस पर्वत। विस्तार की बात करें तो मोरक्को, अल्जीरिया और इसके साथ साथ ट्यूनीशिया में भी ये विस्तारित है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो लिख लो, माउंट टुबक्कल, टुबक्कल, ये भी क्या है, मोरक्को में ही स्थित है। अब इसी की बात करें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हम बात कर लेते हैं, तो ये पूर्वी तट पे है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरी तट पे, और सर्वोच्च शिखर इसका माउंट कोसियस्को है। ओके, अब बात करेंगे हम यूराल पर्वत की, ठीक, तो यूराल पर्वत की बात करें तो एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक ये सीमा बनाती है, नेचुरल सीमा, जो कि एक इसका जो विस्तार बोले हैं, तो विस्तार इसका ऊपर रसिया से, रूस से लेके नीचे यहाँ पे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान तक फैली हुई है। इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्या है, खनिज की श्रृंखला भंडार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे, तो इसके बाद है आल्पस पर्वत। ओके, आल्पस पर्वत की हम बात करते हैं तो ये मध्य यूरोप या फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। सर्वोच्च शिखर इसका माउंट ब्लैंक है। अब इसकी बात करें तो यूरोप का खेल का मैदान भी इसको कहा जाता है, इतना सुंदर है। और लास्ट में हमारे हिमालय पर्वत की हम बात करेंगे, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है, सर्वोच्च माउंट शिखर माउंट एवरेस्ट, ये यहीं पर है, 8,848.86 मीटर ये देखने को आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं विस्तार से अपने, यानी कि भारत के पर्वतीय भूगोल के हम देखेंगे यहाँ पे। तो हिमालय को 4 प्रमुख यहाँ पे भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर की बात करें तो ट्रांस हिमालय आता है। श्रेणियाँ यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों में है, स्थित है यहाँ।
सर्वोच्च शिखर इसका K2 काराकोरम है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे आपको बताया दिया हिमालय की जो है वो है माउंट एवरेस्ट। बात करते हैं इसके नीचे महान हिमालय श्रेणी आती है, जो कि सबसे उत्तरी और ऊंची श्रेणी ये होती है, इसलिए इसको महान हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक। ट्रांस जो होता है, ट्रांस क्या होता है ना, ट्रांस का मतलब होता है कि पार। तो ट्रांस से हिमालय क्या है, हिमालय के पार का एरिया है। अब हम बात करेंगे इसकी हिमाद्री की, यानी कि महान हिमालय की, तो इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो है एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये इस टाइप से हैं। अब हिमाचल की बात करें तो यानी कि इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है। तो ये मेन तौर पे ये पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है, जिसमें कुल्लू, शिमला, मनाली और ये इधर साइड से उत्तराखंड में आपका क्या बोलते हैं, बसूरी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी सुंदर जगह वाली लाइन में आता है ये। हर जगह इसके घूमने के स्थान मिलेंगे। लास्ट में आता है सबसे बाहरी जो हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की सबसे नई श्रेणी इसको कही जाती है। ओके। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे मध्य और पश्चिम भारत में वलित ब्लॉक पर्वत श्रृंखला की हम बात करेंगे तो वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, दुनिया की सबसे पहली यानी कि सबसे पुरानी वलित पर्वत कौन सी है श्रेणी, ये है हमारी अरावली रेंज, जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक की विस्तारित है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू, गुरु शिखर है माउंट आबू में स्थित है। अब ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी की हम बात करते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा जैसी जो श्रेणी है वो ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी का यहाँ पे निर्माण करती है। यहाँ पे विंध्याचल की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। जो विंध्याचल श्रेणी है मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। सतपुड़ा की बात करें तो विंध्याचल के ठीक नीचे दक्षिणी भाग में स्थित है। ब्लॉक पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है। सर्वोच्च शिखर इसका धूपगढ़ है, पंचमढ़ी में है। और भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली की बात करें तो सतपुड़ा के बीच घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ पे बहती है, रिफ्ट घाटी ये ऐसे। ओके। अब हम बात करेंगे प्रादिग्ध घाट और पूर्वांचल। तो पश्चिमी घाट की हम बात करें तो इसका नाम अन्य सहाद्री है। प्रकृति की बात करें तो अरब सागर के समांतर निरंतर श्रेणियां दिखती चलती है। ठीक है, जैसे अपना भारत है, ये गुजरात हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। बंगाल की खाड़ी के समांतर ये नदियों द्वारा कटा छटा भाग है। और सर्वोच्च शिखर इसका जिंदागढ़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पूर्वांचल की बात करते हैं तो यहाँ पे पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो, बालोग हिल्स, मेघालय, गारो, खाती, जयंतिया पहाड़ियाँ ये देखने को मिलती हैं आपको। और नीलगिरी की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, जो ये मैंने बताया ना अभी आपको, ये जो गुजरात से लेके यहाँ से ऐसे करके है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है ये है आपका नीलगिरी पर्वतमाला में। सर्वोच्च शिखर इसका डोडा बेटा है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ठीक है कोई नहीं, जैसे सबसे पुरानी अरावली है, सबसे नई हिमालय है, सबसे लंबी एंडीज है, सबसे ऊंची चोटी भारत की गॉडविन ऑस्टिन है और दक्षिण भारत की अनायमुड़ी है। अब इसी क्रम में देखते हैं ना कल का क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर है बी, वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही कैसे नास्तिक परंपरा के माने जाते हैं, क्योंकि दोनों ने वेदों की सर्वोच्चता और उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जहां बौद्ध धर्म मध्यम मिडिल पाथ पर जोर देता था, वहीं जैन धर्म क्या करता था, कठोर तप और